ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के इस कोर्स में लेक्चर 8 के पार्ट 1 में आपका बहुत स्वागत है। आज से हम इस कोर्स में ऑप्टिमाइजेशन की औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने इस पूरे कोर्स के मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज जिसको हम कहते हैं उसको देखा था, जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस, और हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स लिए थे जैसे रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, इवन न्यूरल नेटवर्क्स, और हमने उनमें ग्रेडियंट वगैरह कैलकुलेट किया था। हमने उसके कुछ जिसे हम कहते हैं फॉर्म्स देखे थे। मगर हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। हमने थोड़े बहुत हिंट दिए हैं, लेकिन हमने अभी तक इसे औपचारिक रूप से नहीं देखा है। अभी तक हमने इसे फॉर्मली नहीं देखा है जिसे कहते हैं। तो आज से हम उसे फॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। और इसमें हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं उसको मैं बोलूँगा अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और ये मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी तक जो हमने समझा था वो ये था कि हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा, उसको हम किसी तरह लिखेंगे, और और अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि लिखते कैसे हैं। लेकिन अब हम उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और उसमें फॉर्मली हम उसके मैथमेटिक्स में जाएंगे और समझेंगे कि न केवल उसको लिखते कैसे हैं, बल्कि उसके उसके जो विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म्स हैं, कॉन्वेक्स, नॉन कॉन्वेक्स, कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट वगैरह, वो भी हम डीप में देखेंगे, गहराई में जाके देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हम अगर मुझे आप एक सॉल्यूशन देते हैं उस प्रॉब्लम का, और अगर वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ये हम कैसे पता लगाएं। अगर मुझे कोई एक प्रॉब्लम मिलता है और मुझे उसका सॉल्यूशन भी मिलता है, तो मुझे कैसे पता हो कि वो सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन है। इसी को हम कहते हैं ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस। हम उसकी बात करेंगे। और इन सब से ही, इन सारी चर्चाओं से निकल के आएगा हमारा पहला एल्गोरिदम, जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, जिसकी हमने थोड़ी बहुत बात करी है पहले। को हिंट भी दिया है कि भाई ग्रेडियंट डिसेंट में ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है। मगर ग्रेडियंट डिसेंट आया कैसे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका कन्वर्जेंस मतलब कितना तेज कन्वर्ज करता है सॉल्यूशन की तरफ, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मैं फिर से एक फॉर्मल आपको डेफिनेशन दे दूं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम लिखा कैसे जाता है। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम लिखते कैसे हैं, एक तरीका क्या है लिखने का, ताकि हम सब उसे फॉर्मली अपना लें और सारे प्रॉब्लम्स को हम फिर उसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि फिर सॉल्यूशन भी उसी तरीके से, उसी फॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन भी बाहर आएगा। तो पहली बात तो हमारा प्रॉब्लम या तो मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है, मगर हम लोग एक एक फॉर्मल तरीके से लिखने में हम हमेशा मिनिमाइजेशन लिखते हैं। तो ये हमारा एक नोटेशन है, ये हमारा एक तरीका है लिखने का। आप उसे मैक्स भी कर सकते हैं, मगर हम बोलेंगे कि भाई हम किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का केवल हम उसे एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम की तरह ही लिख रहे हैं। तो मिनिमाइज एफ नॉट एक्स ये हमारा, जिसे हम कहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मिनिमाइज एफ नॉट एक्स, इसे मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहा हूं। और जो दूसरी चीज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में होती है वो है कंस्ट्रेंट मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू, यानी कि इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हुए। तो कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखे जाते हैं? कंस्ट्रेंट्स लिखे जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हमारे कंस्ट्रेंट्स कुछ इस तरह होंगे: एफ आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 1 to m। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और हमारे पास कुछ m कंस्ट्रेंट्स हैं। ये हमारे m कंस्ट्रेंट्स हैं, m कंस्ट्रेंट्स। और हम ये कह रहे हैं कि मुझे वो x चाहिए जो इस एफ नॉट एक्स को मिनिमाइज करता है, और जो ये m कंस्ट्रेंट्स i से लेकर i इज इक्वल टू 1 से लेकर m तक, f1x, f2x, f3x, fmx लेस देन इक्वल टू 0, ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता है। ये हमारा, जिसे हम कहते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। और x जो है हमारा, जो x वेक्टर है या x स्केलर भी हो सकता है, x जो है इस केस में हमारा एक n डायमेंशनल वेक्टर है। x इज अ n डायमेंशनल वेक्टर।
m कंस्ट्रेंट्स हैं और n डायमेंशंस हैं, n डायमेंशनल वेक्टर, यानी कि x जनरली हम कहते हैं कि किसी एक सेट में है S, और ये सेट जनरली Rn होता है। Rn मतलब कि वो सेट जिसमें सारे n डायमेंशनल वेक्टर्स पाए जाते हैं, ये हमने पहले देखा था। तो ये हमारा एक बेसिक, जिसे मैं कहता हूँ बेसिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स इस बॉक्स में हम कहेंगे कि भाई इस बॉक्स में आते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स हम लिख सकते हैं। मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, मगर मैं करीब करीब सबकी गारंटी लेता हूँ कि सारे प्रॉब्लम्स हम इस तरह लिख सकते हैं। मिनिमाइज एफ नॉट एक्स सब्जेक्ट टू एफ आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू सम सेट एस। ठीक है, तो इसमें अब इसको और हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि भाई जो हमारा x है, यानी जो हमारा फीजिबल पॉइंट है, इसको मैं एक और सेट डिफाइन करता हूँ q। तो आई हैव ए फीजिबल सेट q एंड उसको मैं q इस तरह लिखता हूँ। q जो एक सेट है, फीजिबल सेट मतलब कि मुझे सॉल्यूशन उसी में से खोजना है। फीजिबल सेट q इज ऑल x इन Rn सच दैट fi x is less than equal to 0 and x belongs to this set S। यानी मेरे पास जितने पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे सर्च करना है बेस्ट क्या है, वो मैं Q ऐसे डिफाइन करता हूँ, और इसी से ही हमारे अनकंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट की परिभाषा आती है। तो यहाँ पे इफ Q यानी जो मेरा फिजिबल सेट है, यानी जितने भी पॉइंट्स जहाँ से मैं अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के ऑप्टिमल आंसर को खोजूंगा, वो सेट है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि Q इज अ सेट। ठीक है, एफ नॉट एक्स इज अ फंक्शन बट Q इज अ सेट। एफ नॉट एक्स मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, और हमें जो भी वेरिएबल है हमारा x, उसे खोजना है Q से। यानी मैं Q को, अगर मेरे पास तरीका है Q को पूरी तरह से सर्च करने का, और हम एक्चुअली वही करने वाले हैं, हम Q में सर्च करने वाले हैं। मैं Q में खोजूंगा और मैं बोलूंगा अच्छा हाँ, ये x बहुत बढ़िया है क्योंकि इससे मेरा एफ नॉट एक्स मिनिमाइज होता है। तो इफ Q इज Rn, यानी कि अगर Q मेरा पूरा का पूरा Rn है, Rn क्यों है? क्योंकि x मेरा n डायमेंशनल वेक्टर है, यानी कि x कुछ भी हो सकता है। तो अगर Q भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, देन आवर प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनकंस्ट्रेंट, यानी कि इसमें कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि x यहां से लाइए चाहे यहां से लाइए, x कहीं से भी आ सकता है। देयर इज नो कंस्ट्रेंट इन सर्च फॉर x। अगर Q Rn है तो हमारा प्रॉब्लम अनकंस्ट्रेंट कहलाता है। तो आज हम अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, मगर जरूरी नहीं है कि हमारे प्रॉब्लम्स अनकंस्ट्रेंट होंगे। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कंस्ट्रेंट्स पैदा करने के। तो मैं आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स भी दिखा दूं कि किस तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो पहली बात, फॉर एग्जांपल, पहला कंस्ट्रेंट हमारा हो सकता है एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, कि अगर मेरे पास एफ आई एक्स मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो अगर मैं आपको एक लीनियर कंस्ट्रेंट की बात करता हूं पहले। तो मान लीजिए मैं कंस्ट्रेंट लिखता हूं ए जे ट्रांसपोज एक्स माइनस बी इज लेस देन माइनस बी जे सॉरी इज लेस देन 0। ये ऐसे मैं एम कंस्ट्रेंट लिख सकता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो भी मेरा एक्स आएगा, ये ए जे ट्रांसपोज एक्स माइनस बी, और आपको अगर याद होगा ए जे ट्रांसपोज एक्स माइनस बी एक हाइपर प्लेन था, ए जे ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी एक हाइपर प्लेन था। तो ए जे ट्रांसपोज एक्स माइनस बी जो था, उस हाइपर प्लेन के सारे पॉइंट्स, जो उस हाइपर प्लेन से जो पॉइंट्स नीचे थे ओरिजिन की तरफ, वो जो पॉइंट्स थे वो मेरे ए जे ट्रांसपोज एक्स माइनस बी थे। एटलीस्ट जो हमने नोटेशन लिया था उसमें तो यही था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप x की खोज सिर्फ उन पॉइंट्स में करें जो इस हाइपर प्लेन के नीचे है। यानी मैंने ऊपर के पॉइंट्स हटा दिए हैं, यानी हमारा जो फीजिबल सेट है अब वो Rn नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स पैदा कर दिए हैं। तो ये एक लीनियर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि दीज आर ऑल लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हमारे लीनियर फंक्शंस हैं, तो हमें लीनियर कंस्ट्रेंट्स मिले हैं। और भी छोटी मोटी परिभाषाएं हैं इसमें जो मैं ऐड करना चाहूँगा। दूसरी परिभाषा है कि स्मूथ प्रॉब्लम।
सो आपने देखा अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, आपने देखा कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम, अब मैं स्मूथ प्रॉब्लम की बात करता हूँ। स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो होता है जहां पे जो हमारे एफ जे एक्स हैं वो सारे डिफरेंशिएबल होते हैं। यानी अगर मेरे पास सारे एफ नॉट एक्स, एफ वन एक्स, एफ एम एक्स सारे डिफरेंशिएबल हैं तो मैं इसे स्मूथ प्रॉब्लम कहूँगा। इसमें आपको मैं छोटे मोटे उदाहरण और दे सकता हूँ, जैसे अगर कोई एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, हम कंस्ट्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रॉब्लम के लीनियरिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, अगर मिनिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स सच दैट ए जे ट्रांसपोज एक्स इज लेस देन बी फॉर जे इज इक्वल टू 1 to m, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये भी एक लीनियर प्रॉब्लम है, लीनियर है, और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी हमारे लीनियर हैं। तो फिर ये जो प्रॉब्लम है, यानी जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर है और कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर है, ऐसे प्रॉब्लम को हम लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो अभी तक हमने बस बहुत ही सिंपल बात करी है। हमने बोला है कि भाई हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो है मिनिमाइज एफ नॉट एक्स सब्जेक्ट टू एफ आई एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और मेरे ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, ऐसे m कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, और x जो है किसी सेट में बिलोंग करता है, और इन सब कंस्ट्रेंट्स को मैं एक साथ लिखकर, इन सारे कंस्ट्रेंट्स को मैं एक साथ लिखकर एक सेट बना सकता हूँ Q, और Q को मैं कहूँगा फीजिबल सेट, Q इज़ माई फीजिबल सेट। और अगर Q पूरा का पूरा Rn है तो मैं अपने प्रॉब्लम को अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम कहूँगा, और अगर Q Rn नहीं है, Q अगर Rn से कम है, छोटा है, Rn का सबसेट है, तो मैं इसे कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम कहूँगा। और मैंने आपको थोड़े से एक दो कंस्ट्रेंट यहाँ दिखाए हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट दिखा दिए हैं। हमने एक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी देखा है। बाय द वे ये प्रॉब्लम, इसकी जगह अगर मैं x ट्रांसपोज mx डाल दूँ तो ये एक क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये है बेसिक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जो जैसे हम प्रॉब्लम लिखते हैं और उसकी कुछ वैरायटी। अब हम समझते हैं कि हमने प्रॉब्लम तो लिख दिया है, मगर हम ये कैसे पता लगाएं कि उसका सॉल्यूशन, जो उसका सॉल्यूशन है, मतलब जो उसका मिनिमा है, वो मिनिमा है, उसकी परिभाषा क्या है। उसके पहले बस एक छोटा सा और पॉइंट मैं आपको रखना चाहूँगा आपके सामने, कि अगर आपके पास एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे लिखेंगे, आप उसे किस तरह लिखेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप 1 मिनट इस वीडियो को रोकें और सोचें कि अगर मेरे पास एक मैक्स प्रॉब्लम है तो मैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में कैसे कन्वर्ट करूँगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है। इस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में मैं एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे लिखूँगा, ये मैं चाहता हूँ आप इसे सोचें। यानी आपका फॉर्मुलेशन मिन ही होना चाहिए, मैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, और इसका आंसर मैं आज नहीं दूंगा, इसका आंसर मैं आपको अगले कुछ हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही आसान आंसर है। चलिए, तो अब हम थोड़े से डेफिनेशन समझते हैं कि मिनिमा का मतलब क्या होता है, और लोकल मिनिमम का मतलब क्या होता है, और लोकल मैक्सिमम का और ग्लोबल मिनिमम का मतलब क्या होता है। तो जिस तरह आपको ये वर्ड समझ में आ ही रहा है, लोकल मिनिमम एक जैसा जो वर्ड कह रहा है उसका वही मतलब है कि उस लोकल एरिया में अगर मेरे पास एक पॉइंट x स्टार है तो वो लोकल मिनिमम कब कहलाएगा। ये वही कहता है कि उस लोकल एरिया में अगर वो मिनिमम है तो वो लोकल मिनिमम है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये जो मेरा पॉइंट है, चूंकि इसके आसपास आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे जूम करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं तो ये पॉइंट यहाँ पे था, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं इसके आसपास, और उसके आसपास की परिभाषा ये है कि उसके थोड़ा सा भी आसपास, अगर उसके थोड़े से भी आसपास में वो पॉइंट
में फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है तो वो एक लोकल मिनिमम है। ठीक है, यानी हो सकता है कि जिस तरह मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोकल मिनिमम है, एक लोकल मिनिमम ये है और दूसरा लोकल मिनिमम ये है। तो ये दोनों अलग अलग लोकल मिनिमम हो सकते हैं। तो इसके आप ये देख रहे हैं कि हम सिर्फ चिंता कर रहे हैं कि उसके आसपास क्या वो पॉइंट मिनिमम है। और आसपास कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक एक पॉइंट है एक्स स्टार, अगर एक्स स्टार लोकल मिनिमम है और उसके आसपास एक छोटा सा सर्कल खींच दूं, अगर पॉइंट वन डायमेंशन में है, छोटा सा सर्कल खींच दूं उस पॉइंट के आसपास और उस सर्कल के अंदर के जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट में, उस सर्कल के अंदर के पॉइंट्स में उस फंक्शन की जो वैल्यू है, अगर उस एफ एक्स स्टार यानी जो एक्स स्टार हमारा जो पॉइंट था, जो सर्कल का सेंटर था, एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स स्टार से ज्यादा है तो एफ एक्स स्टार लोकल मिनिमम है। यानी कि अगर इस सर्कल के आसपास ये, और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा और समझाऊंगा। मैंने एक एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल खींचा जिसमें एक्स स्टार उसका सेंटर था, यानी एक्स माइनस एक्स स्टार का जो डिस्टेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से कम है, उस सर्कल के जितने पॉइंट्स वो एप्सिलॉन से कम है। और अगर उन सारे पॉइंट्स में एफ एक्स जो है एफ एक्स स्टार से या तो बड़ा है या उसके बराबर है तो एक्स स्टार एक लोकल मिनिमम है। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक एन डायमेंशनल पॉइंट है x और अगर x उस एन डायमेंशनल पॉइंट के आसपास मैं अगर एक बॉल खींच लूं, एन डायमेंशनल बॉल खींचूं, बॉल मतलब स्फीयर, थ्री डायमेंशनल स्फीयर हो जाएगा, फोर डायमेंशन में उसे हम एन डायमेंशनल बॉल कहते हैं, फोर या फाइव या जितनी भी डायमेंशन हैं। तो अगर मेरे पास एक एक्स स्टार एक लोकल मिनिमम है और मैं उसके एक आसपास एक छोटे से एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बना दूं और उस बॉल के अंदर में जितने पॉइंट्स हैं, यानी उस स्फीयर के अंदर में जितने पॉइंट्स हैं, ये मेरा एक्स स्टार है और ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस एप्सिलॉन रेडियस की बॉल के अंदर के जितने सारे पॉइंट्स हैं, अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं x और अगर मैं उसमें एफ एक्स नापूं और अगर एफ एक्स स्टार से बड़ा है फॉर ऑल x, यानी कि उस बॉल के अंदर के सारे पॉइंट्स में एफ एक्स स्टार से बड़ा है, उस सेंटर में एफ एक्स स्टार जो मैंने इवेल्युएट किया है उससे बड़ा है, तो एफ एक्स स्टार यानी एक्स स्टार जो है वो हमारा लोकल मिनिमम कहलाता है। ठीक है, यह लोकल मिनिमम। स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम में जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले जो साइन है, ये जो हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू देख रहे हैं, वो अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ एक्स स्टार, यानी कि कोई भी एफ एक्स स्टार के बराबर नहीं होना चाहिए, एफ एक्स स्टार से बड़ा होना चाहिए, तो वो स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमम कहलाता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, लोकल मिनिमम मतलब हम एक लोकल एरिया की बात कर रहे हैं, हम पूरे ग्लोबल, हम सारे पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा एक फंक्शन है और उस फंक्शन के किसी एक लोकल एरिया में, उसके डोमेन में, एक लोकल एरिया में अगर मैं एक एक्स स्टार निकालता हूँ जो कि लोकल मिनिमम है, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि बाकी जगह क्या हो रहा है, उस लोकल एरिया में अगर वो मिनिमम है तो उसे लोकल मिनिमम कहेंगे। और लोकल मिनिमम का मतलब ये है कि एफ एक्स स्टार जो है उस कोई भी एक एप्सिलॉन रेडियस की मैं बॉल ले लूँ और वो एप्सिलॉन केवल 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन 10⁻⁻20 भी हो सकता है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 रेडियस से बड़ा होना चाहिए और अगर मैं ऐसी बॉल निकाल दूँ जहाँ पे एफ एक्स स्टार से बड़ा है तो एफ एक्स स्टार इज लोकल मिनिमा। ठीक है, और अगर ऐसा है कि एफ एक्स स्टार से बड़ा है नॉट फॉर द लोकल एरिया, मतलब लोकल एरिया नहीं, सारे एरिया में, अब अगर एक्स स्टार ऐसा एक्स स्टार है सच दैट एक्स एफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एफ एक्स स्टार फॉर ऑल एक्स इन आर एन, तब हमारा ये ग्लोबल मिनिमा है। तो ग्लोबल मिनिमा मतलब सब चीज़ें मिला के, लोकल मिनिमा मतलब कुछ ही लोकल एरियाज की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा प्लॉट करके दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे अगर मेरा एक फंक्शन कुछ ऐसा है, राइट, तो आप देख रहे हैं, और मान लीजिए मैं थोड़ा और खींच लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोकल मिनिमा है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी में फिर से सोचें कितने लोकल मिनिमा हैं और वीडियो पे आप बताएं और कितने ग्लोबल मिनिमा है। तो ग्लोबल मिनिमा तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पे अगर मेरा ये एफ एक्स है और ये एक्स है तो ये एफ एक्स सबसे कम है, तो ये तो ग्लोबल मिनिमा हो गया, ये एक्स स्टार जो है ग्लोबल मिनिमा हो गया। मैं इनको मैं x1, इसको मैं x2, इसको मैं x3 कह रहा हूँ। तो x1, x2, x3
ये हमारे लोकल मिनिमा है, क्योंकि एफ एक्स स्टार जो है इन सब से, ये जो एक्स स्टार है, एफ एक्स स्टार जो है इन सब से छोटा है, x1 से भी छोटा है, x2 से भी छोटा है और x3 से भी छोटा है ना। लेकिन x1, x2, x3 लोकल मिनिमा है क्योंकि इन पॉइंट्स में, यहां पर इन तीनों जगहों में x1, x2, x3 अपने लोकल एरिया में सबसे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो x स्टार इन दिस केस, x स्टार इज द ग्लोबल मिनिमा and also local minima, and x1, x2, x3 are all local minimas but not global minimas. तो आप ये देख सकते हैं कि एक ही फंक्शन में बहुत सारे लोकल मिनिमा हो सकते हैं एक फंक्शन के, मगर उसका एक ही ऐसा ग्लोबल मिनिमा होगा, जिसकी ग्लोबल मिनिमा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो फिर सारे ग्लोबल मिनिमा की एक ही होगी, कोई एक दूसरे से कम नहीं हो सकता है। तो ये हमारी पहली परिभाषा हुई ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा की। और हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमाइजेशन में, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई हम एक फंक्शन का लोकल मिनिमा निकालें। अब ये कोई कह सकता है कि भाई ग्लोबल मिनिमा क्यों ना निकालें, क्योंकि उसका आंसर है कि सभी फंक्शंस का ग्लोबल मिनिमा निकालना आसान नहीं होता है। तो हम लोकल मिनिमा की बात करेंगे, लेकिन हम कुछ स्पेशल फंक्शंस की भी बात करेंगे जिनको हम कॉन्वेक्स फंक्शंस कहते हैं, जिसमें लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होता है। यानी ऑप्टिमाइजेशन की जो भाषा है उसमें ग्लोबल मिनिमा निकालना जनरली डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, कठिन होता है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो उन फंक्शंस को कॉन्वेक्स फंक्शंस कहते हैं, और वो फंक्शंस हमारे फ्रेंडली यानी हमारे दोस्त की तरह हैं, मित्र की तरह हैं, और जिनके साथ डील करना थोड़ा आसान है। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ आराम से डील कर पाते हैं, वैसी कॉन्वेक्स फंक्शंस के साथ भी हम ऑप्टिमाइजेशन वाले आसानी से डील कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़े कठिन होते हैं, तो उनके साथ हम आसानी से डील नहीं कर पाते, तो उनके साथ हम लोकली डील करते हैं। तो लोकल मिनिमा हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन खुशी की बात यह है कि कई कई जगह वही ग्लोबल मिनिमा भी हो जाता है। तो हम केवल निकालना चाहेंगे लोकल मिनिमा, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। और लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं और कैसे मुझे पता है कि एक लोकल मिनिमा आ गया है हमारे पास, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।